23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल रीजन में सक्सेसफुली लैंड कर जाता है। इसके साथ इंडिया ऐसा पहला देश बन जाता है जिसका स्पेसक्राफ्ट मून के इस रीजन में गया हो। लेकिन ये मेनली इसरो का एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन था, जिसका मकसद ये साबित करना था कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम चांद पर भेजकर वहां सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ चंद्रयान 3 में कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर भेजे गए थे। इनके जरिए मून पर कई एस्पेक्ट्स का साइंटिफिक एनालिसिस किया जाना था। कुछ ऐसी चीजें जो हम यहाँ पृथ्वी पर बैठकर नहीं कर सकते, जिसके लिए वहां चांद पर जाना बहुत जरूरी है। अपनी सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में लगे ये इंस्ट्रूमेंट्स एक एक करके एक्टिवेट किए जाते हैं और ये चांद के साउथ पोलर रीजन में साइंटिफिक खोजबीन शुरू कर देते हैं। इन ऑब्जर्वेशंस के दौरान दो इंस्ट्रूमेंट्स कमाल कर देते हैं। कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जिन्हें देखकर साइंटिस्ट की हार्ट बीट स्किप हो जाती है। देखो, पॉपुलर कल्चर में चांद को हमेशा से शीतल जगह की तरह देखा गया, एक काम प्लेस जहां सूरज एक और गर्मी के साथ एसोसिएट किया जाता है, तो चांद को ठंडक देने वाली जगह माना जाता है। लेकिन इमेजिन कीजिए, ठंडी शांत जगह नहीं बल्कि एक धधकता हुआ आग का गोला जिसमें चारों तरफ गर्म पिघली हुई चट्टानों का समंदर हो। इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन करीब 4.5 अरब साल पहले चांद पर ऐसा ही मंजर था। हमारे चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर में लगे एक इंस्ट्रूमेंट ने एक बार फिर इस कहानी में जान फूंक दी है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम एक तरफ और इसमें एक और डिवाइस लगा था जिसे चांद की धड़कन सुनने के लिए भेजा गया था। इसे बहुत बारीक वाइब्रेशंस रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया है। इसने लगभग 250 सिग्नल्स रिकॉर्ड करके अर्थ पर भेजे। इनमें से 200 सिग्नल्स तो ऐसे थे जो समझ में आते हैं, लेकिन 50 ऐसे मिस्टीरियस सिग्नल्स हैं जो नॉर्मल एक्सप्लेनेशन के दायरे में नहीं आते। इस वीडियो में हम इन्हीं फाइंडिंग्स को डिस्कस करेंगे और हम एक एक करके चंद्रयान 3 के इन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और उनसे सामने आने वाले मिस्टीरियस रिजल्ट्स की बात करेंगे। पहला साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी। सीस्मिक ये भूकंप से जुड़ी टर्म है। सीस्मोग्राफ के बारे में आपने सुना होगा, जो अर्थ पर भूकंप नापने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। तो चांद के कॉन्टेक्स्ट में ये भूकंप थोड़े सोफिस्टिकेटेड टाइप के होते हैं और मून की सरफेस पर जो भी कंपन या जो भी वाइब्रेशन होते हैं उन्हें कैप्चर करने के लिए ये डिवाइस बनाया गया है इल्सा। नासा के 50 साल पुराने अपोलो मिशंस के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब चांद पर कोई सीस्मिक इंस्ट्रूमेंट शुरू किया जा रहा हो। इतिहास में पहली बार चांद के साउथ पोलर रीजन से सीस्मिक डेटा कलेक्ट किया जा रहा था, जो कि पूरी तरह से एक अनचार्टेड टेरिटरी थी अब तक। चंद्रयान की लैंडिंग के एक दिन बाद 24 अगस्त 2023 को इल्सा को डिप्लॉय कर दिया गया और अगले 190 घंटे के लिए इल्सा चांद की मिट्टी से सभी छोटे बड़े वाइब्रेशंस रिकॉर्ड करता है, जिससे कुछ चौंकाने वाला डेटा सामने आता है। हम इस इंस्ट्रूमेंट से मिले सरप्राइजिंग डेटा के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर की थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। इल्सा में 6 सेंसर्स लगे हैं जिन्हें एक्सेलेरोमीटर्स कहते हैं। ये सेंसर्स किसी भी तरह की हरकत के प्रति सेंसिटिव होते हैं। ये कोई ऑर्डिनरी सेंसर्स नहीं है। इन्हें बनाने में MEMS टेक्नोलॉजी यूज हुई है, माइक्रो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम्स, MEMS। मतलब इसमें छोटी मशीन्स का यूज होता है जो कि बहुत प्रिसाइज काम करती हैं। अगर आपको इसके अंदर की थोड़ी सी फिजिक्स भी समझनी है तो इसमें स्प्रिंग मास सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इमेजिन कीजिए कि एक स्प्रिंग से एक भारी चीज लटक रही है और जब भी ग्राउंड शेक होता है तो ये स्प्रिंग भी हिलने लगती है। ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। बारीक स्तर पर इससे मिलता जुलता सिस्टम इल्सा में यूज होता है। जब मून पे हलचल होती है तो इसके अंदर के छोटे छोटे स्प्रिंग्स जो कि हिलते डुलते हैं और इस मूवमेंट से सेंसर्स के कंपोनेंट्स का कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। कैपेसिटेंस किसी भी चीज़ के चार्ज स्टोर करने वाली एक प्रॉपर्टी को कहते हैं। अगर आपने स्कूल में वो प्लेट वाला कैपेसिटर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उसके बीच का डिस्टेंस चेंज करने पे कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। इसलिए जब सेंसर्स में कोई भी चीज़ अपनी स्टेबल पोजीशन से इधर उधर होती है उसके स्प्रिंग मास सिस्टम में, तो इसका कैपेसिटेंस में असर देखने को मिलता है और इस तरह कोई मैकेनिकल हरकत इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में दर्ज हो जाती है और इन सिग्नल्स को वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है ताकि यहाँ बैठे साइंटिस्ट उन्हें स्टडी कर सकें। तो ये है बेसिक सी एक इलेक्ट्रिकल अंडरस्टैंडिंग, फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग इल्सा के अंदर की। ब्रॉडली देखें तो इल्सा के एक्सेलेरोमीटर्स को 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहले हैं फोर्स रेंज सेंसर्स, ये बड़ी मूवमेंट डिटेक्ट करने के काम आते हैं, और दूसरे हैं फाइन रेंज सेंसर्स। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं और बहुत बारीक वाइब्रेशंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इनसे ना एक मिट्टी के कण के, एक मिट्टी के पार्टिकल के गिरने तक की हरकत को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इल्सा के सेंसर्स के बारे में एक और खास बात यह है कि इन्हें ऐसे अरेंज किया गया है कि ये 3 डायमेंशनल वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर सकें। मतलब सतह के भीतर से आने वाले वाइब्रेशंस और आजू बाजू की सरफेस पे 2 डायमेंशनली जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, इन तीनों डायमेंशन से वाइब्रेशंस पकड़े जा सकते हैं। ये कुछ खास बातें हैं इल्सा की। अब इसने जो डेटा इकट्ठा किया
और उससे क्या चौंकाने वाले सिग्नल्स मिले उनकी बात करते हैं अपन। अपने मिशन के दौरान इल्सा ने 250 सीस्मिक सिग्नल्स रिकॉर्ड किए, मतलब 250 ऐसे मौके थे जब किसी न किसी तरह की हरकत चांद पर डिटेक्ट की गई। इन 250 में से 200 सिग्नल्स तो समझे जा सकते थे, लेकिन करीब 50 ऐसे सिग्नल्स थे जिनका एक्सप्लेनेशन आसान नहीं है। क्या है कि लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 के बाकी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी डिप्लॉय किए जा रहे थे, जैसे कि चेस्ट थर्मल प्रोब जो है, जो चांद के अंदर का तापमान मेजर करने के लिए धंसाया जा रहा था। ऐसे ही अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर को भी ऐसे ऊपर नीचे डिप्लॉय किया जा रहा था। तो ये सारी हरकतों के चलते कुछ वाइब्रेशंस पैदा हो रहे थे जिन्हें इल्सा ने डिटेक्ट किया। इसके अलावा चांद पर टाइम टू टाइम रोवर, जो प्रज्ञान रोवर था हमारा, वो भी चल रहा था, तो इसकी मूवमेंट के कारण भी वाइब्रेशन पैदा हो रहे थे। तो 250 में से 200 सिग्नल्स तो ऐसे ही हैं जो हमारी मशीन्स की हरकतों से पैदा हो रहे थे, लेकिन बाकी के जो 50 सिग्नल्स हैं वो पूरी तरह मिस्टीरियस थे। और ये जो सिग्नल्स हैं जिनमें साइंटिस्ट की दिलचस्पी जाग जाती है। इन ना समझ में आने वाले सिग्नल्स को अनकोरिलेटेड इवेंट्स कहा गया, और ये अनकोरिलेटेड इवेंट्स बहुत ही अलग अलग टाइप की थी। मसलन कुछ तो शॉर्ट इम्पल्सिव बर्स्ट थे कि अचानक से कुछ हुआ हो, और कुछ ऐसे सिग्नल्स थे जिन्हें लॉन्गर ग्रेजुअल वाइब्रेशंस कहा जा सकता है, मतलब समय लेकर थोड़ा आराम से होने वाली हरकत। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करें तो ये सिग्नल 1 से 50 हर्ट्ज की रेंज में फैले हुए थे। एक और चौंकाने वाली बात यह भी थी कि कुछ सिग्नल्स 94 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक देखे गए। इससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे, और सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये जो जिन्हें अनकोरिलेटेड इवेंट्स कह रहे हैं, ये किन कारणों से पैदा हो रही हैं। तो इन्हें लेकर कुछ थ्योरीज हैं जो साइंटिस्ट ने प्रपोज किए हैं, वो हम आपको बता देते हैं। एक इंटरेस्टिंग थ्योरी माइक्रो मीटियोरॉइड से जुड़ी है। मीटियोर्स आपको पता है कि स्पेस में घूमने वाली चट्टानों को कहते हैं। इन्हीं में से कुछ चट्टानें अर्थ के एटमॉस्फेयर में आकर जलने लगती हैं, तो हम शूटिंग स्टार कहते हैं कि तारा टूट रहा है। वो मीटियोर ही होता है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जल उठता है। तो ऐसे ही अंतरिक्ष में कई सारी चट्टानें टुकड़े उकड़े घूमते रहते हैं, और वो चांद की तरफ भी जाते हैं। इतिहास में चांद पर कई छोटे बड़े टुकड़े आके गिरे हैं, और चांद पर उनसे गड्ढे, क्रेटर्स हुए हैं जो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रयान 3 के इल्सा ने जो सडन हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स रिकॉर्ड किए हैं, शॉर्ट इम्पल्सिव बर्स्ट जो हैं, वो इन माइक्रो मीटियोराइट इम्पैक्ट से समझे जा सकते हैं। जिस दौरान इल्सा चांद पर एक्टिव था, उस दौरान कुछ माइक्रो मीटियोराइट वहां आकर गिरे, और वो शॉर्ट इम्पल्सिव बर्स्ट के रूप में दर्ज हो गए। तो बाकी के सिग्नल्स का क्या फिर? यहाँ एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी चांद पर होने वाले टेम्परेचर चेंजेस से जुड़ी है। क्या है कि चांद पर दिन भर में अचानक टेम्परेचर भयानक स्विंग होता है, और हमें फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि जब भी कोई मटेरियल तापमान के हिसाब से अपना शेप चेंज करने लगता है तो उसको थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। चांद पर एक ही जगह का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर +60 डिग्री सेल्सियस तक चेंज हो जाता है, और इतने भयानक चेंजेस से चांद की सतह का फैलना और सिकुड़ना लाजमी है। तो इस सरफेस के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के नतीजतन सीस्मिक इवेंट्स पैदा हो सकती हैं, और ये उन लॉन्गर ग्रेजुअल सीस्मिक सिग्नल्स के पीछे का कारण हो सकता है जिन्हें इल्सा ने रिकॉर्ड किया है। साइंटिस्ट ने अपने पेपर में इन टेम्परेचर और अनकोरिलेटेड इवेंट्स का एक ग्राफ भी लगाया है। इसमें ग्राफ की एक लाइन भयानक टेम्परेचर चेंजेस को दिखाती है, वाई एक्सिस पे आप देख सकते हैं, और ऊपर जो डॉट 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 करके अलग अलग पॉइंट्स बने हैं वो 50 अनएक्सप्लेन्ड सीस्मिक इवेंट्स है। अगर हम 50 साल पीछे चलें तो नासा ने अपने अपोलो मिशंस के दौरान भी इसी तरह के सीस्मिक सिग्नल्स डिटेक्ट किए थे। इनफैक्ट इस तरह के सीस्मिक सिग्नल्स मार्स पर नासा के इनसाइट मिशंस ने भी डिटेक्ट किए थे। तो ये स्ट्रेंज वाइब्रेशंस सिर्फ चांद पर महदूद नहीं है, ये दूसरे रॉकी प्लैनेट्स और उनके मून्स का एक कॉमन फीचर हो सकते हैं। 70s में नासा के अपोलो मिशंस खत्म होने के बाद 4 दशकों तक चांद पर कोई लैंडिंग नहीं हुई। फिर 2013 में चाइना के चंगा 3 और 2019 में चंगा 4 चांद पर लैंड हुए, लेकिन इनमें कोई सीस्मिक इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। अपोलो एरा के बाद इल्सा, चंद्रयान 3 का जो इल्सा है, वो सीस्मिक डेटा इकट्ठा करने वाला पहला डिवाइस है, और साउथ पोल रीजन में तो ये अब तक का पहला डिवाइस है। भविष्य में चांद पर, खासकर इसके साउथ पोल में जो ह्यूमन कॉलोनीज बनाने की योजना पर काम चल रहा है, उसके सपने देखे जा रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे उनके लिए सीस्मिक डेटा को अकाउंट में लेना बहुत ज़रूरी है कि वो स्टैंड कर पाएंगे या नहीं, और इल्सा का डेटा ये उसी रास्ते में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अब हम चंद्रयान 3 मिशन की दूसरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की बात करते हैं। ये इस बारे में है कि चांद की सतह पर क्या खिचड़ी पकी है, मतलब लूनर सॉइल का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। यहाँ से हमें मून के पास से जुड़े गहरे सीक्रेट्स पता लगेंगे कि चांद कैसे बना था और ये टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हुआ। पहेली का ये वाला हिस्सा प्रज्ञान रोवर में लगे एक इंस्ट्रूमेंट से निकल कर आता है। रोवर में लगे इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसे डिवाइस को बोलते हैं जो लाइट का एनालिसिस करके किसी चीज़ का केमिकल कॉम्पोजिशन पता लगाता है।
देखो क्या है, लाइट जो होती है उसको फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में स्टडी किया जाता है, और अक्सर जो रोशनी होती है वो बहुत सारी अलग अलग टाइप की वेव्स का मिक्सचर होती है, जैसे कि 7 रंग अपन को जो विव और पढ़ाए जाते हैं। तो इसको लाइट का स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो कि बहुत विशाल होता है, इन 7 रंगों के भी पार। स्पेक्ट्रोमेट्री का बेसिक फंडा ये है कि जब अपन किसी चीज़ के ऊपर लाइट मारते हैं तो लाइट का कौन सा हिस्सा सोखेगा और कौन सा हिस्सा रिफ्लेक्ट किया जाएगा, ये उस मटेरियल की यूनिक प्रॉपर्टी होती है। तो किसी चीज़ से लौटने वाली लाइट और उसके स्पेक्ट्रम को स्टडी करके पता लगाया जा सकता है कि वो किस केमिकल से टकरा कर आ रही है। यह ऐसे ही काम करता है स्पेक्ट्रोमीटर। अब जो हमारा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है वो एक खास किस्म का स्पेक्ट्रोमीटर है। इसमें CM244 ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है जिसका यूज़ होता है, जिससे अल्फा पार्टिकल्स और एक्सरे इमिट होती हैं। यही रेस जब चांद की सरफेस से टकरा कर लौटती हैं तो उन्हें वापस कैप्चर कर लिया जाता है और उनके एनालिसिस से लूनर सॉइल में मौजूद केमिकल्स का पता लगाया जाता है। प्रज्ञान रोवर में लगे APXS इंस्ट्रूमेंट ने अपने मिशन के दौरान मून के साउथ पोल रीजन में करीब 23 सैंपल्स कलेक्ट किए और इस डेटा को वापस पृथ्वी पर भेजा। जब हमारे साइंटिस्ट ने इसे स्टडी किया तो उनकी नज़र एक बेहतरीन चीज़ पर अटक गई। उस इलाके की लूनर सॉइल में एक खास मिनरल मिला जिसका नाम है फेरुअन एनॉर्थोसाइट। इसके बारे में क्या खास बात है? फेरुअन एनॉर्थोसाइट एक हल्के रंग की चट्टान है। ये तब बनती है जब गर्म पिघली हुई चट्टान, जिसे मैग्मा कहते हैं, वो ठंडी होकर सॉलिडिफाई होती है। ये मिनरल पहले भी चांद पर मिल चुका है, लेकिन ये पहला मौका है जब साउथ पोल के पास इसकी पुष्टि हुई है। और ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी थ्योरी का डायरेक्ट एविडेंस है। ये थ्योरी ये है कि ये शीतल लगने वाला ठंडा ठंडा चांद पूरी तरह मैग्मा ओशन से ढका हुआ था एक टाइम पे। टाइम को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और चांद के जन्म की कहानी अपन समझते हैं, तभी अपन को पता चलेगा चांद कैसे बना और शुरुआती दिनों में इसके क्या जलवे थे। कई वैज्ञानिकों को लगता है कि शुरुआत में हमारी पृथ्वी अकेली थी, इसके पास चांद जैसी कोई चीज नहीं थी। फिर करीब 4.5 अरब साल पहले लगभग मार्स के साइज का एक ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी से आकर टकरा गया। इस भयानक कोलिजन से ढेर सारा मलबा निकला और ये सारा डेब्री इकट्ठा होकर धीरे धीरे एक गोल लड्डू में तब्दील हो गया। इसी लड्डू को आज हम चांद कहते हैं और चांद के जन्म की इस थ्योरी को कहते हैं जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस कोलिजन से काफी सारी एनर्जी पैदा हुई थी उस टक्कर से, और वो एनर्जी कहीं अचानक गायब नहीं हो गई। उस एनर्जी से मून की सरफेस भयानक तरीके से हीट अप हो गई और इस भयानक गर्मी के कारण चांद की सतह एक मैग्मा ओशन, पिघली हुई चट्टानों के फॉर्म में आ गई। मतलब पूरे चांद पर गर्म पिघली हुई चट्टानों का समंदर फैला हुआ था। आगे चलकर लाखों करोड़ों सालों में ये पिघली हुई सरफेस धीरे धीरे कूल डाउन हुई और इस दौरान जो भारी मिनरल्स थे वो गहराई में चांद की कोर में जाकर दब गए, जबकि फेरुअन एनॉर्थोसाइट जैसे जो हल्के मिनरल्स थे वो ऊपर चांद की क्रस्ट पर इकट्ठे हो गए। आज से 50 साल पहले नासा के अपोलो मिशन से एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए थे और ये अपोलो एस्ट्रोनॉट्स वहां से करीब 380 किलोग्राम मून रॉक्स को लेकर आए थे। साइंटिस्ट ने जब उन चट्टानों को यहाँ स्टडी किया तो पता चला कि ये तो हमारी पृथ्वी से काफ़ी मैच करती हैं। तो ये पहला क्लू था कि शायद चांद पृथ्वी के ही एक हिस्से से निकलकर बना है और एक भयानक टक्कर होने के बाद बना है। इन अपोलो सैंपल्स से ये भी समझ आया कि एक टाइम ये चांद मॉल्टन मैग्मा के समंदर से ढका हुआ था। इनसे जायंट इम्पैक्ट थ्योरी को, यानी चांद के जन्म की टक्कर वाली कहानी को बल मिला। अब चंद्रयान 3 की जो साउथ पोल पर डिस्कवरी है वो इस थ्योरी को और मजबूत बनाती है। साउथ पोल रीजन में फेरुअन एनॉर्थोसाइट की मौजूदगी इस बात में जान फूंकती है कि पूरे मून की सरफेस एक मैग्मा ओशन के ठंडे होने के बाद बनी है। तभी ये हल्का मिनरल आज भी चांद की क्रस्ट में बहुतायत में मिल रहा है। इसी मिनरल को APXS ने अपनी लैंडिंग साइट के पास भी खोज लिया। यह है APXS का एक काम। इसके अलावा APXS ने एक और बढ़िया चीज का पता लगाया है, वो है चांद की अलग अलग लेयर्स की मिक्सिंग का होना। APXS की खोजबीन से मून की बाहरी लेयर्स में अनयूजुअली हाई अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम रिच मिनरल्स पाए गए। नॉर्मली मैग्नीशियम चांद की सतह के बहुत नीचे धंसा होता है, लेकिन अपने को वो ऊपर ही मिल रहा है चंद्रयान 3 के इन सैंपल्स में। सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ ये ऊपर की तरफ मैग्नीशियम आ कैसे गया। तो हमारे साइंटिस्ट इसे समझाने के लिए एक बहुत बड़े गड्ढे की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि चांद पर ही है। तो चांद पर कई बड़ी चट्टानें आकर टकराती रही हैं और इससे वहाँ पर कई छोटे बड़े गड्ढे बने हुए हैं, ये हम समझा चुके हैं। लेकिन आज से अरबों साल पहले एक बहुत भयानक एस्टेरॉयड इम्पैक्ट हुआ था जिससे चांद पर एक बहुत बड़ा बेसिन बना। इस बेसिन का नाम है साउथ पोल एटकिन बेसिन, शॉर्ट में बोलते हैं SPA बेसिन। ये ना सिर्फ चांद पर होने वाला सबसे बड़ा इम्पैक्ट था, बल्कि ये अपने सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी टक्करों में भी शुमार है।
मतलब ऐसा जलवा है एसपीए बेसिन का। चांद पर बना ये एसपीए बेसिन लगभग 2500 किलोमीटर चौड़ा है और करीब 6 से 8 किलोमीटर तक गहरा है, और चंद्रयान की लैंडिंग साइट इसके बाहरी किनारे से करीब 350 किलोमीटर दूर है। तो वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि जब एसपीए बेसिन को बनाने वाला एस्टेरॉयड इम्पैक्ट हुआ तो अंदर से जो मौजूद मिनरल्स थे वो दूर दूर तक बिखर के फैल गए, और इस तरह वहां से अंदर मौजूद मैग्नीशियम रिच मिनरल्स चंद्रयान की लैंडिंग साइट पर पहुंच गए, ऊपर वाली लेयर्स में पहुंच गए। तो ये वो चांद पर लेयर्स के मिक्स होने वाली बात है जो कि एपीएक्सएस की डिस्कवरी से सामने आई है। इससे हम ये भी सोचने पर मजबूर हुए हैं कि क्या चांद की गहराई से कुछ और केमिकल्स, कुछ और मिनरल्स ऊपरी लेयर्स में आकर मिक्स हुए होंगे। अगर हाँ, तो फ्यूचर मिशंस में हम उन्हें कैसे खोज सकते हैं, उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। ये फाइंडिंग्स चंद्रयान की एनिवर्सरी से 2 दिन पहले नेचर जर्नल में पब्लिश की गई थी। नोट करने वाली बात यह है कि चंद्रयान 3 न सिर्फ मून पर लैंड हुआ, बल्कि ये चांद से जुड़ी कई पहेलियों को समझने में भी हमारी मदद कर रहा है। इससे समझ आ रहा है कि चांद का जन्म कैसे हुआ था और ये टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हुआ है। खासकर इसके ऊपर होने वाले इम्पैक्ट्स ने इस इवोल्यूशन को कैसे आगे बढ़ाया। और ये तो ल्यूनर साइंस की शुरुआत है, अभी तो चांद के इतिहास से कई और परतों का उखड़ना बाकी है। इसरो के साथ साथ हम भी ये सब उखड़ते हुए देखेंगे, समझते रहेंगे। तब तक आप मून से रिलेटेड हमारी कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हैं। जो चंद्रयान 3 के बाकी के इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया था पिछले साल, वो भी देख सकते हैं। चंद्रयान 2 और 3 की कहानी देख सकते हैं, और मून की और अपोलो मिशंस की कहानी देख सकते हैं। वो सारी वीडियोस आपको यहाँ कहीं मिल जाएंगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये वाली वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी है। जिस तरफ बस्ती दिखे उस तरफ हो लो भाई रे, वहाँ जो पहले मिले गले लग रो लो भाई रे। जिस तरफ बस्ती दिखे उस तरफ हो लो भाई रे।